अब हम लखनऊ में रोड रेज की एक ऐसी घटना का विश्लेषण करेंगे जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां सड़क क्रॉस कर रही एक महिला की एक टैक्सी ड्राइवर से लड़ाई हो गई और इस दौरान इस महिला ने इस ड्राइवर को एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा थप्पड़ मारे। पुलिस के मुताबिक ये तस्वीरें 30 जुलाई की हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। फालतू है, देखिए कैसे मार रही है, ये मारे जा रहे हैं। आप महिला पुलिस बुलाई, आप लोग सब लोग हैं भाई, आप जितने लोग हैं कितना मार रही, मुझे लौका होता मैं बताता भाई। लगाया मेरा मोबाइल औरत है। हाँ अरे बदतमीज है औरत ही, बदतमीज औरत है। हाँ भाई लड़की बदतमीज है, पब्लिक अगर कोई लड़का लड़की को मार रहा होता क्या करे फिर? तो आपने देखा, ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि महिला की इस गाड़ी से शायद टक्कर होते होते बची। महिला पैदल थी और ये गाड़ी, ये जो शख्स है जिसकी पिटाई हो रही है, ये इस गाड़ी का ड्राइवर है और इसी गुस्से में इस महिला ने ड्राइवर की पिटाई की। जब ये सब हो रहा था तब वहां पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही यह महिला इस ड्राइवर को बहुत देर तक खुलेआम पीटती रही। इस दौरान ड्राइवर ने महिला से कोई बदसलूकी नहीं की, चुपचाप वो थप्पड़ खाता रहा। उसने कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और एक चीज वो कहता रहा कि अगर लड़का होता तो मैं बताता, क्योंकि ये महिला है इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। और लोगों को भी बता रहा है, लेकिन भीड़ लगी हुई है, किसी का एक व्यक्ति, एक आदमी नहीं आया जो इसको बीच बचाव करा सके, इस महिला को रोक सके। जब एक व्यक्ति बीच बचाव करने आया भी तो इस महिला ने उसे भी थप्पड़ मार दिया, लेकिन इसके बाद पुलिस उल्टे इस कैब ड्राइवर को ही थाने ले गई और शांति भंग करने के आरोप में इस टैक्सी ड्राइवर का चालान कर दिया और महिला को सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। इस महिला की उम्र 28 से 30 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। गाड़ी कोई नहीं चलाई, Don't touch. Don't touch. अब इसी घटना का आप सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यह महिला चलते ट्रैफिक के दौरान सड़क पार करने की कोशिश कर रही थी और इसी दौरान वो इस कैब के सामने आ गई। हालांकि टैक्सी ड्राइवर ने समय पर ब्रेक लगा दिए और महिला को कोई चोट नहीं आई, लेकिन फिर भी इस महिला ने इस टैक्सी ड्राइवर की पिटाई की और आरोप है कि इसी महिला ने इस टैक्सी ड्राइवर का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। आज इस वीडियो की चर्चा पूरे देश में हो रही है और बहस हो रही है देश में कि इस महिला को गिरफ्तार किया जाए और लोग महिला को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। लोगों का तर्क है कि अगर इस महिला की जगह कोई पुरुष ऐसा ही काम करता तो शायद अब तक वो जेल में होता, लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ नहीं और यह बहस छिड़ गई कि लोग ऐसे मामलों में बराबरी का अधिकार क्यों भूल जाते हैं। इस बीच बहुत सारी महिलाएं भी इस
टैक्सी ड्राइवर के समर्थन में आ गई हैं। देश की महिलाएं इस पूरे मामले में इस लड़की के साथ नहीं है, टैक्सी ड्राइवर के साथ है और इस महिला की गिरफ्तारी की मांग हो रही है। आखिरकार दबाव में आने के बाद लखनऊ की पुलिस ने इस मामले में इस महिला के खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली है और इस कैब ड्राइवर का नाम शादत अली है। आज जी न्यूज ने 35 साल के इस ड्राइवर से भी बात की और उसका कहना है कि महिला के खिलाफ एफआईआर तो ठीक है, लेकिन उसके आत्मसम्मान को जो चोट पहुंची है, सरेआम उसका जो अपमान हुआ है इतने लोगों के सामने, उसका क्या होगा। आलमबाग नहरिया चौराहे पे सिग्नल हो गया। मैंने वहाँ गाड़ी रेड लाइट को देखकर ट्रैफिक का पालन कर मैंने अपनी गाड़ी स्टॉप कर दी। महिला जो है लेफ्ट राइट साइड से क्रॉस कर रही थी। क्रॉस करने के बाद फिर वो वापस आई। आने के बाद मेरा मोबाइल उसने तोड़ा और मुझे बहुत मारा। लगातार मुझे वो मारती रही। हम मांग ये करते हैं, मेरा सबसे पहला जो सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे वो चाहिए, क्योंकि दुनिया ने ये सब चीज़ देख ली है सर। मैं ये चाहता हूँ मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट मुझे मिल जाए। बड़ा ही अजीब सिचुएशन है कि एक लड़के को आप पकड़ते हैं, उसको अकारण जेल लॉकअप में डाल देते हैं। रात में जब 1 बजे उसके भाई इसको छुड़ाने जाते हैं तो उनको भी 151 में चालान कर देते हैं। 151 का चालान केवल उन लोगों को होता है जिनसे ये एप्रीहेंशन हो कि इनसे ब्रीच ऑफ पीस हो सकती है। जब ये लड़का खुद अपने हाथ जोड़े खड़ा था, इसने एक हाथ भी नहीं चलाया, तो इससे किस तरह की ब्रीच ऑफ पीस हो सकती थी। हाँ, ब्रीच ऑफ पीस उस महिला से हो सकती थी, इसलिए श्रेयस्कर था कि उस महिला के ऊपर 151 की कार्रवाई की जाए। हो सकता है कि ये व्यक्ति इसकी पिटाई करने वाले महिला को कभी माफ भी कर दे, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में यह घटना अब हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इसके बाद इसकी यादें हमेशा के लिए मिटाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। ये जो कैब ड्राइवर है, अब जब भी आप इसके बारे में सर्च करेंगे, अब तक तो इसका वीडियो वायरल हो चुका होगा और ये जो लोग हैं चाहकर भी इस घटना को कभी भुला नहीं पाएंगे। ना तो ये कैब ड्राइवर कभी भुला पाएगा, ना इसका परिवार कभी भुला पाएगा। और वर्षों के बाद भी जब कभी इस कैब ड्राइवर का परिवार भी इंटरनेट पर जाएगा तो उसे यही वीडियो दिखाई देगा। और ये सब कुछ हुआ है एक बदतमीज महिला की वजह से। भारत में अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क पर इस तरह से लड़ाई झगड़ा करते हैं या किसी के खिलाफ हिंसा करते हैं तो इंडियन पीनल कोड की धारा 159 के तहत आपको 1 महीने की जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि जुर्माना सिर्फ 100 रुपए का है। अब आप सोचिए, क्या इस महिला पर सिर्फ 100 रुपए का जुर्माना करके इसे छोड़ देना चाहिए? ज्यादातर मौकों पर पुलिस सिर्फ जुर्माना लेकर अपराधी को छोड़ देती है, इसलिए हो सकता है इस महिला को भी 100 रुपए का जुर्माना करके छोड़ दिया जाए। और यह वीडियो आप जब चाहे, वर्षों तक, दशकों तक, जब आप चाहेंगे आप इंटरनेट पर जाकर इसे देख सकते हैं। आमतौर पर भारत के ज्यादातर कानून महिला और पुरुष में भेद नहीं करते और अपराध करने पर सबके लिए बराबर का सजा का प्रावधान है। लेकिन जब इस तरह की कोई घटना होती है तो अक्सर यह बहस तेज हो जाती है कि जब कोई महिला हिंसा करती है, इस तरह की बदतमीजी करती है, तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बचती क्यों है। इसलिए आज पूरे देश को यह सोचना है कि हम महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने के नाम पर क्या इस तरह की घटनाओं को ऐसे ही नजरअंदाज करते रहेंगे। जब ये सब हो रहा था, आसपास इतनी भीड़ खड़ी थी, किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस महिला को रोक सके, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने इस महिला को रोकने की कोशिश की, बात अगर आगे बढ़ गई तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह कि जब यह महिला इस ड्राइवर की पिटाई कर रही थी तो वहां पुलिस के लोग भी मौजूद थे, आम लोग भी मौजूद थे। किसी ने भी रोकने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि इन सबको महिलाओं के विशेष अधिकार देने वाले कानूनों का डर था। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की तस्वीरें आप देखते हैं तो उन्हें एडिट करके डाल दिया जाता है या उसकी एक स्टिल पिक्चर डाल दी जाती है, जिससे कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि यह ड्राइवर ही इस महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहा है, या कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारे पुलिस के जवान हैं वही महिला के साथ कोई बदतमीजी कर रहे हैं या उस महिला को जबरदस्ती रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और कितने पुलिस वालों पर इस तरह की घटनाओं के बाद एक्शन हो चुके हैं, कितने पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने नियमों को बराबर से पालन करने की कोशिश की थी। इसलिए हमें आज इसके बारे में सोचना होगा। नियमों के पालन से भारत के लोगों को एलर्जी है, फिर चाहे मामला सड़क पर अपनी और दूसरों की जान बचाने का हो या फिर कोरोना वायरस से अपनी और दूसरों की रक्षा करने का हो, हम एक जैसे ही हैं। और नियमों की इसी अनदेखी का नतीजा है कि भारत में अब कोरोना की दूसरी लहर ठीक से गई भी नहीं और इसी महीने तीसरी लहर के आने का अनुमान अब लगाया जा रहा है। इस साल अक्टूबर तक इस तीसरी लहर का पीक आने की
आशंका है। इसलिए आज आपके लिए जो बड़ी बात है चिंताजनक वो ये कि तीसरी लहर अब आने वाली है। इसी महीने तीसरी लहर आ जाएगी, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, और अक्टूबर तक ये अपनी पीक पर होगा। 5 दिनों से भारत में कोरोना वायरस के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यह संख्या लगातार 40,000 के ऊपर बनी हुई है हर रोज। आधे से ज्यादा मामले सिर्फ केरल में हैं, लेकिन वैज्ञानिकों को आशंका है कि बड़े राज्य में जल्द ही बड़े राज्यों के लोग भी इसका शिकार हो सकते हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि जितने लोग कोविड से हर रोज ठीक नहीं हो रहे, उससे ज्यादा बीमार हो रहे हैं। आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर के रिसर्चर्स का अनुमान है कि भारत में इसी महीने कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, और इस रिसर्च के मुताबिक तीसरी लहर में अच्छी स्थिति में भारत में हर दिन कम से कम 1 लाख नए मामले और बुरी स्थिति में 1.5 लाख मामले हर रोज दर्ज हो सकते हैं, जबकि तीसरी लहर का पीक अक्टूबर में आने की आशंका है। रिसर्चर्स की इसी टीम ने भारत में कोरोना की दूसरी लहर का भी बिल्कुल सही अनुमान लगाया था। यह वही टीम है जिसने दूसरी लहर के बारे में बताया था, इसलिए आप इनकी बातों को हल्के में मत लीजिएगा। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर जो संकेत अमेरिका जैसे देशों से मिल रहे हैं वो भी बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं वो भी दूसरों को संक्रमित कर सकते हैं, और उनके शरीर में वायरस की मात्रा करीब उतनी ही होती है जितनी उन लोगों के शरीर में होती है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। अमेरिका के एक राज्य में जब पिछले महीने संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़े तो लोगों की जांच कराई गई और पाया गया कि इनमें से 74 वो लोग थे जिन्हें वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी, यानी ये लोग फुली वैक्सीनेटेड थे। हालांकि इनमें से बहुत कम लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी। कुल मिलाकर मतलब यह है कि अगर आपको वैक्सीन लग भी चुकी है तो आपको लापरवाह होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इसके बावजूद दूसरों को उतनी ही तेजी से संक्रमित कर सकते हैं। इस वायरस पर अमेरिका की सरकार को सलाह देने वाले डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि अभी लोगों को और दर्द और तकलीफ से गुजरना होगा। डॉक्टर फाउची ये चेतावनी तब दे रहे हैं जब अमेरिका में 60% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में औसतन 80,000 नए केस हर रोज दर्ज हो रहे हैं और पिछले 2 हफ्तों में संक्रमण की दर 148% बढ़ गई है। पूरी दुनिया में हर रोज 5.5 लाख नए मामले दर्ज हो रहे हैं और डेल्टा वेरिएंट चीन के 27 शहरों तक भी फैल चुका है। अब तक तो आपने सुना नहीं होगा कि चीन के बाकी शहरों में यह फैला है, लेकिन अब चीन से भी खबर आ रही है कि उनके भी 27 शहरों में यह डेल्टा वेरिएंट फैल गया है। सीडीसी के मुताबिक 132 देशों में फैल चुका डेल्टा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक भी है और तेजी से भी फैलता है। डेल्टा की वजह से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया है और लोग घरों से बाहर ना निकलें, इसके लिए वहां ऑस्ट्रेलिया की सेना को सड़कों पर उतार दिया गया है। नेचर मैगजीन में प्रकाशित एक सर्वे में दुनिया भर के 90% वैज्ञानिकों ने यह माना है कि कोरोना वायरस अभी लंबे समय तक रहेगा, यानी तीसरी तो क्या, कोरोना की 30वीं लहर भी आ सकती है। इसलिए आप 3 नहीं बल्कि 30 लहरों की तैयारी करके रखिए, एक के बाद एक लहर आती चली जाएगी। इस बीच एक राहत की खबर है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी के मुताबिक कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट से भी लड़ने में सक्षम है। हालांकि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह आशंका जताई है कि किसी न किसी दिन कोरोना वायरस का कोई ऐसा वेरिएंट भी आ सकता है जो मौजूदा वैक्सीन को असफल कर देगा। आपने देखा होगा जो पिछला वेरिएंट था उस पर यह वैक्सीन बहुत तेजी से काम करती थी, उस पर बड़ी इफेक्टिव थी। फिर डेल्टा आया, डेल्टा पर इफेक्टिव तो है लेकिन पहले के मुकाबले कम है। अब हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट आ जाए जिस पर यह वैक्सीन भी काम ना करे और फिर दुनिया के वैज्ञानिकों को एक और नई वैक्सीन खोजनी पड़ेगी। अब हम आपको पोस्ट कोविड एक नई स्टडी के बारे में बताते हैं। जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं उन पर लगातार शोध चल रहा है और इस नए शोध के मुताबिक कोरोना से रिकवर हो चुके लोगों में हाई ब्लड प्रेशर की समस्या सबसे ज्यादा है। यह स्टडी दिल्ली के एक अस्पताल में हुई है और इसमें बताया गया है कि कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों में 46% मरीज ऐसे हैं जिनका कोरोना के बाद ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। अस्पताल ने जब इस पर अध्ययन किया और उसके लिए उन्होंने ओपीडी में आने वाले मरीजों की निगरानी की, उनको सुपरविजन में रखा, तो इस दौरान पता चला कि जिन मरीजों की उम्र 55 वर्ष से 70 वर्ष के बीच थी वो अब कोरोना के बाद हाई ब्लड प्रेशर से संघर्ष कर रहे हैं। पोस्ट कोविड के बाद मरीजों में दिखने वाला यह सबसे बड़ा लक्षण है हाई ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर के बाद कई मरीजों में हृदय से जुड़ी बीमारियां भी देखी गई।
इसमें पता चला कि कोरोना से ठीक हो चुके कई युवाओं के हृदय की गति असामान्य ढंग से तेज हो गई। इसके अलावा नींद न आना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान से भी कई मरीज संघर्ष कर रहे हैं। और बड़ी समस्या हाई ब्लड प्रेशर की है। भारत में हर 8 में से 1 व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की पहले से ही शिकायत है। और कोरोना में हो यह रहा है कि जिन लोगों को यह बीमारी पहले से है उन्हें संक्रमण सबसे ज्यादा हो रहा है, और जिन्हें नहीं है वो भी ठीक होने के बाद इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं। इसे आप इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की एक नई स्टडी से समझिए। ये कहती है कि दूसरी लहर में जिन लोगों को कोरोना हुआ उनमें सबसे ज्यादा 27.6% मरीजों को पहले से हाइपरटेंशन थी। 5% मरीज ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज थी। 4% मरीज वो थे जिन्हें पहले से हृदय से जुड़ी बीमारियां थी, और 1% उन लोगों को कोरोना हुआ जिन्हें सांस की बीमारी पहले से थी। और यह खतरनाक ट्रेंड पहली लहर में संक्रमित हुए लोगों में भी दिखा है। आईसीएमआर ने यह स्टडी कोरोना की पहली और दूसरी लहर में संक्रमित हुए लगभग 19,000 लोगों पर की है। एक लाइन में कहें तो कोरोना की बीमारी में हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक हो सकता है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको यह बीमारी नहीं है तो स्टडी कहती है कि कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड सिम्टम्स में आपको यह बीमारी हो सकती है। हालांकि हम पोस्ट कोविड मरीजों को इससे बचाव के लिए आज कुछ टिप्स देना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। अगर आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं तो उसकी डोज बढ़ाने या कम करने के लिए डॉक्टर से पहले जरूर बात करें। योग जरूर करें, योगा तो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक होने के तुरंत बाद पहले की तरह जिम ना जाएं, और व्यायाम भी पहले जैसा ना करें। जो लोग बहुत ज्यादा व्यायाम करते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम करें, उसके लिए भी पहले डॉक्टर से सलाह लें। सिगरेट और शराब बिल्कुल ना पिएं। कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लें, और अपना ब्लड प्रेशर दिन में नियमित तौर पर 2 बार जरूर चेक करने की कोशिश कीजिए। एक स्वस्थ शरीर में अपर ब्लड प्रेशर 120 और लोअर 80 के आसपास होना चाहिए। हालांकि नए मानकों के हिसाब से इसमें थोड़ा बदलाव है। अब अगर अपर ब्लड प्रेशर 130 और लोअर 90 भी हो तो इसे आज की दुनिया में सामान्य ही माना जाता है। लेकिन अगर आपका अपर ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर है और लोअर 90 से ऊपर जा चुका है, और ऐसा लगातार हो रहा है, तो संभव है कि आप हाइपरटेंशन के मरीज हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को किसने डिजाइन किया था। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। आर्टिकल 370 हटने के बाद 2 साल में कितना बदला कश्मीर, हमारी ग्राउंड रिपोर्ट से आपको मिलेगा आपके हर सवाल का जवाब। एक विधान एक निशान लागू होने से कश्मीर को क्या मिला? सीधे जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में शांति और विकास का नया सूर्य कैसे उदय हुआ? नया कश्मीर 2 साल बेमिसाल। अलगाववादियों के टुकड़े टुकड़े गैंग की दुकान कैसे बंद हो गई? देखिए सीधे ग्राउंड जीरो से। सबसे आखिरी गांव है, पहुंचना मुश्किल है, रास्ते बहुत मुश्किल हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तह। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है, और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा।
इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुनील चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप भी हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा। भाई ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। DNA पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया, इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। Good evening and welcome to Z News Bulletin. ये मीडिया के सुनील चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक
जहां आप रहते हो, जहां प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए हैं ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बम्बई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ DNA। पाकिस्तान की धमकियों से डरने की कोई सुधीर चौधरी जी को जरूरत नहीं है। हम सब साथ में हैं इनके। सुधीर चौधरी जी ने बहुत बेहतरीन कार्य किया। इनको पीछे नहीं हटना चाहिए, हम लोग सब इनके साथ हैं। इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित। ये मेरे पापा हैं। हो सकता है ये कुछ बातें भूल जाते हैं, लेकिन मुझसे जुड़ी हर यादें मन की परतों में ठीक वैसे ही सजा रखी हैं जैसे इस अलमारी में कपड़ों की तहें। उनके संघर्ष की धूप ने मुझे लक्ष्य पाने की सीख दी है और उनकी सांवली छाया ने माँ के संस्कार। प्रणाम पापा। जीते रहो। आज तो हाँ पता है, आज आपके लिए बहुत स्पेशल दिन है। आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ पापा। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लेफ्टिनेंट के परिवार वाले पासिंग आउट परेड का हिस्सा नहीं बन पाए, लेकिन कोरोना काल में 130 करोड़ भारतीय उनसे यही कहना चाहते हैं, विजयी भव। पापा कहते हैं कि संभव की सीमा जानने के लिए असंभव से आगे निकलना पड़ता है, और योद्धा वही है जिसके मन में गौरवशाली परंपराओं के लिए सम्मान हो और जिसके कंधों पर अपने देश का अभिमान हो। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेफ्टिनेंट अंजलि कुमार। जी न्यूज, परंपरा संस्कारों की। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और DNA में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। खाना यहाँ खतरे से खाली नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा करीब से दिखाना भी चाहता हूँ कि जब जो लड़ाई लड़ी जाती है तो कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। गोलियों के जो ऐसे शेल हैं, इस तरह के गोलियों के शेल आपको चारों तरफ यहाँ पर नजर आएंगे।
ये इनके मशीन गन के जो इन्होंने फायर किया, ये उसके शेल्स हैं। फॉरवर्ड डिफेंस लाइन पर यह जगह ऐसी जगह है जहां आपका किस्मत का धनी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर तरफ से गोलियां चल रही हैं और कोई भी गोली कभी भी आकर आपको लग सकती है। और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। भारत में पहली दवा कंपनी शुरू करने वाले मशहूर केमिस्ट आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे का जन्म वर्ष 1861 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने वर्ष 1892 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स की स्थापना की थी। स्कूलों में स्वदेशी शिक्षा की वकालत करने वाले प्रफुल्ल चंद्र रे ने बांग्ला भाषा में विज्ञान की किताबें भी लिखी। अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के जरिए उन्होंने दुनिया को यह बताया कि भारत को ज्ञान की भूमि क्यों कहा जाता है। वर्ष 1834 में आज ही के दिन स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के डिजाइनर फ्रेडरिक बार्थोल्डी का जन्म हुआ था। वो फ्रांस के एक बहुत ही मशहूर मूर्तिकार थे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को फ्रांस की तरफ से दोस्ती के प्रतीक के तौर पर भेंट की गई थी। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 फीट है और फ्रांस में ऐसा भी माना जाता है कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का चेहरा फ्रेडरिक बार्थोल्डी की मां से बहुत मिलता जुलता है। बार्थोल्डी ने बोलिविया के लिए भी लेडी लिबर्टी नाम की एक ऐसी ही प्रतिमा को डिजाइन किया था। वर्ष 1990 में आज ही के दिन इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था, जिसके बाद करीब 7 महीनों तक कुवैत पर इराक का कब्जा रहा। यह घटना आगे चलकर खाड़ी युद्ध की वजह बनी। अगस्त 1990 से फरवरी 1991 तक चले इस युद्ध में एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व में 34 देश थे, जबकि दूसरी तरफ अकेला इराक था। इस दौरान इराकी सेना ने कुवैत के 702 तेल के कुओं में आग लगा दी थी। यह आग इतनी भयानक थी कि इसे बुझाने में लगभग 10 महीने का समय लगा था। और टेलीफोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का निधन वर्ष 1922 में आज ही के दिन हुआ था। ग्राहम बेल स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे और उन्हें टेलीफोन के आविष्कार के लिए 1876 में पेटेंट मिला था। इस पेटेंट को टेलीफोन का मास्टर पेटेंट माना जाता है, जिससे कई तरह के इलेक्ट्रिक टेलीफोन डिवाइसेस बनाने में मदद मिली। खास बात यह है कि ग्राहम बेल की मां और उनकी पत्नी दोनों ही सुन नहीं सकती थी। कहते हैं यही बात उनके जीवन में प्रेरणा का स्रोत बनी। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और आपकी विल यानी इच्छा शक्ति आपकी स्किल यानी कौशल से ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इच्छा शक्ति ही आपको जीवन के हर मैच में चैंपियन बनाती है। नमस्कार।